दोस्तों शिवांश सिटी की यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। केमिस्ट्री की सीरीज चल रही है और केमिस्ट्री की सीरीज का आज 5वां वीडियो है। और आज के वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, एक तो अष्टक नियम ऑक्टेट रूल के बारे में सीखने वाले हैं, साथ ही संयोजी कक्षा, संयोजी इलेक्ट्रॉन, कोर कक्षा, कोर इलेक्ट्रॉन, संयोजकता निकालना, धातु अधातु का पता करने वाले हैं और साथ ही हम चार्ज के बारे में पता करने वाले हैं। आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, कॉपी पेन लेके बैठिएगा और वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। चलिए बिना टाइम गवाए वीडियो की शुरुआत करते हैं। हम सबसे पहले मैं आपको एक नियम के बारे में बताना चाहता हूं, उस नियम को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। इस नियम को हम अष्टक नियम, जी हाँ, इस नियम को हम अष्टक नियम या ऑक्टेट रूल के नाम से यहां पर जानते हैं। अष्टक नियम को थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए, काफी इंपॉर्टेंट रहेगा हमके आने वाले समय के लिए। देखिए अष्टक नियम का मतलब क्या होता है, किसी भी परमाणु की अगर जो सबसे बाहरी कक्षा होती है, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, ऑक्टेट रूल क्या होता है, किसी भी परमाणु की सबसे बाहरी कक्षा में कम से कम 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। अगर किसी भी परमाणु की बाहरी कक्षा में कम से कम 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं तो वो जो परमाणु है वो क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा, वो किसी भी दूसरे तत्व से क्या नहीं करेगा, क्रिया नहीं करेगा। लेकिन अगर उसकी बाहरी कक्षा में अगर 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है तो या तो वो इलेक्ट्रॉन त्यागने का प्रयास करेगा या फिर वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने का प्रयास करेगा। और ये बात हम पहले से जानते हैं कि जो धातुएं होगी वो इलेक्ट्रॉन का क्या करेगी, त्याग करेगी, और जो अधातुएं होती है वो इलेक्ट्रॉन का क्या करेगी, आपका ग्रहण करेगी। चलिए मैं आपको इसके एग्जांपल समझा के बताता हूं। देखिए मान लीजिए एक सोडियम का परमाणु, सोडियम का परमाणु क्रमांक जानते हैं कितना होता है, आपका 11 होता है। अब जो पहली कक्षा है उस पहली कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे, 2 आएंगे। अब ये 2 कैसे आते हैं इसके पीछे भी मैं बताऊंगा आपको। बोरबरी का नियम कब करता है, 2n का स्क्वायर, वो मैं अगली वीडियो में आपको डिस्कस करूंगा। अभी फिलहाल मैं केवल अष्टक नियम के बारे में बात करूं। पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, आपके 2। अब अगली जो कक्षा होती है उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, आपका 8। तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8। मैंने आपको एक बात अभी बताया कि किसी भी परमाणु की बाहरी कक्षा में कम से कम 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। अगर 8 नहीं होंगे तो या तो वो त्यागेगा या वो क्या करेगा, आपका ग्रहण करेगा। अब देखिए पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 2। अगली कक्षा में कितने हो जाएंगे, 8। तो इस कक्षा में इलेक्ट्रॉन 8 आए और बीच वाली कक्षा में पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, आपके 2, मतलब 10 हो चुके हैं। लेकिन एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर एक्स्ट्रा हो गया। ये एक इलेक्ट्रॉन जो इलेक्ट्रॉन है वो कौन सा इलेक्ट्रॉन हो गया, आपका एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हो गया आपका। अब ये एक इलेक्ट्रॉन की वजह से सोडियम की बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे नहीं हो पा रहे। अभी 8 इलेक्ट्रॉन पूरे नहीं हो पा रहे तो 2 तरीके होंगे। 2 तरीके क्या होंगे, या तो सोडियम अपना ये एक इलेक्ट्रॉन किसी और को त्याग दे। जैसे ही सोडियम अपना ये इलेक्ट्रॉन किसी और को त्याग देगा तो इसकी ये कक्षा खत्म हो जाएगी, और ये कक्षा खत्म हो जाएगी उस कक्षा में बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी पाए जाते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। देखिए बाहरी कक्षा हो जाएगी और इसमें ऑलरेडी कितने इलेक्ट्रॉन है, आपका 8 इलेक्ट्रॉन है। एक तरीका तो ये हो जाएगा। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि सोडियम किसी दूसरे तत्व से 7 इलेक्ट्रॉन, किसी भी दूसरे तत्व से 7 इलेक्ट्रॉन का क्या कर ले, ग्रहण कर ले। अब एक बात बताइए आप, इन दोनों में से ज्यादा आसान क्या है, एक इलेक्ट्रॉन को त्यागना ज्यादा आसान है या 7 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना ज्यादा आसान है? आप कहेंगे कि साहब एक इलेक्ट्रॉन को त्यागना ज्यादा आसान है, इसलिए सोडियम जो है वो अपना एक इलेक्ट्रॉन किसी और को क्या कर देगा, त्याग देगा, ताकि इसकी बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। और इसी नियम को हमने क्या नाम दिया है, अष्टक नियम यानी कि ऑक्टेट रूल का नाम दिया। एक एग्जांपल जो समझिए, क्लोरीन का जो परमाणु क्रमांक है वो परमाणु क्रमांक कितना होता है, आपका 17। अब 17 के लिए अगर मैं आपसे पहली कक्षा बनाऊंगा तो पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितने आ जाएंगे, 2 आएंगे। मैं फिर बताऊंगा अगले वीडियो में चर्चा करेंगे कि आप इस कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन कैसे लेके रहो, क्या लॉजिक है, तो उसके पीछे एक नियम काम करता है, अपन उस बात करेंगे। तो दूसरी कक्षा है वहां फिर से कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2 3 4 5 6 7 और 8। पहली कक्षा में कितने हो गए, 2, अगले में कितने हो गए, 8, टोटल कितने हैं, 17, मतलब एक कक्षा और बनेगी। और उस बाहरी कक्षा में फिर से कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 7 इलेक्ट्रॉन आएंगे, 1 2 3 4 5 6 और 7। अब अष्टक नियम के अनुसार बाहरी कक्षा में कम से कम कितने इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन होना आवश्यक है। अगर ये 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं तो वो क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। अब देखिए इसकी बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन, तो इसको 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। अब यहां पर भी 2 चीजें हैं, या तो क्लोरीन अपने 7 इलेक्ट्रॉन को किसी ना किसी को क्या कर दे, त्याग कर दे, या फिर क्लोरीन किसी से 1 इलेक्ट्रॉन क्या कर ले, आपका ग्रहण कर ले। अब आप बताइए इन दोनों में से ज्यादा आसान क्या है? फिर आप कहेंगे कि साहब यहाँ पर 7 इलेक्ट्रॉन त्यागना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना यहाँ पर क्या है, आपका आसान है। इसलिए
क्लोरीन किसी ऐसे तत्व से क्रिया करेगा जिसकी बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, एक इलेक्ट्रॉन। और जैसे ही क्लोरीन को अपना एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर मिल जाता है तो इसकी बाहरी कक्षा में भी कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। और ये भी क्या प्राप्त कर लेगा, स्थायित्व यहाँ पर प्राप्त कर लेगा। तो इसी नियम को कौन सा नियम कहा जाता है, अष्टक रूल या ऑक्टेट रूल का नाम दिया गया। बाहरी कक्षा में कम से कम कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन, 8 होने चाहिए। इसीलिए इस रूल का नाम भी क्या हो जाएगा आपका, अष्टक रूल या ऑक्टेट रूल के नाम से जाना जाएगा। आई होप आपको ये नियम बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। चलिए अब हम हमारे मेन टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। ये लेकिन यही अष्टक नियम हम जब आगे टॉपिक पढ़ेंगे तो वहां काम देगा, इसलिए आप चीजों को ध्यान से सुनिएगा। अब हम अपने मेन टॉपिक की तरफ पढ़ते हैं जहां पे हम कोर कक्षा, कोर इलेक्ट्रॉन, संयोजी कक्षा, संयोजी इलेक्ट्रॉन, धातु अधातु, इन सब चीजों को निकालना सीखेंगे। ठीक है चलिए हम एग्जाम्पल के तौर पर इलेक्ट्रॉन लेते हैं मैग्नीशियम का। मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है आपका, 12। ठीक है, अब अगर आप जब 12 बनाएंगे तो जो परमाणु बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा। हमको पता है बीच में कौन होता है आपका, नाभिक। उसके बाद कौन सी कक्षा आएगी आपका, पहली कक्षा। पहली कक्षा में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी वो इलेक्ट्रॉन कितने होंगे आपके, 2 होंगे। पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। उसके बाद जो दूसरी कक्षा हम बनाएंगे वो दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन संख्या कितनी होगी आपका, 7 होगी, 8 होगी। तो 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन और कितने हो जाएंगे आपके, 8 हो जाएंगे। तो कितनी कक्षा बन गई हमारी, 2 कक्षा बन गई। अब एक कक्षा और निर्मित होगी और इस एक कक्षा में हम कितने इलेक्ट्रॉनों को रखेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन को रखेंगे। यहाँ आएगा 1 इलेक्ट्रॉन और यहाँ आएगा 1 इलेक्ट्रॉन। तो टोटल मिला के कितने इलेक्ट्रॉन थे, 12। और हमने पहले कक्षा में कितने रखे, 2, अगले में कितने रखे, 8, अगले में फिर कितने रखे, 2। तो हमने ये 12 इलेक्ट्रॉन पूरे कर लिए। अब इसी को देखकर हमको उन सारी चीजों को निकालना है। अब कौन कौन चीज हम निकालेंगे, ध्यान से देखिए। हम सबसे पहले जो चीज निकालने वाले हैं उस कक्षा को कहते हैं कोर कक्षा। जी हाँ सब, ये कोर कक्षा का मतलब क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। कोर कक्षा एक ऐसी कक्षा जो इलेक्ट्रॉनों से पूरे तरीके से भर चुकी है, जहां पर अब इलेक्ट्रॉन आने की कोई भी संभावना नहीं है। जितनी उस कक्षा की कैपेसिटी है उस कक्षा उसके नियमित उसके रूप के अनुसार वो इलेक्ट्रॉन कंज्यूम कर चुकी है। जैसे हमको पता है कि जो पहली कक्षा है उसमें अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। तो 2 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं, एक ही हो गया और एक ही हो गया। इसका मतलब जो के कक्षा है वो कौन सी कक्षा में आएगी आपका, कोर कक्षा में आएगी। मैं फिर बता रहा हूं, कोर कक्षा वैसी कक्षा जिसमें इलेक्ट्रॉन आने की अब कोई भी जगह नहीं है, उसमें जितने इलेक्ट्रॉन आ सकते थे उतने इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं, तो वो कक्षा क्या कहलाएगी आपका, कोर कक्षा कहलाएगी। दूसरे नंबर की जो कक्षा है उसमें इलेक्ट्रॉन आने की संख्या कितनी है, 8 इलेक्ट्रॉन आने की जगह 8 हमारे आ चुके हैं इसके अंदर। तो इसका मतलब जो दूसरी कक्षा, कौन सी कक्षा, जो एल कक्षा है, ये पहली कक्षा को हम नाम देते हैं के कक्षा, दूसरी को एल बोलते हैं के एल, और तीसरी वाली को हम क्या नाम देंगे, एम का नाम देंगे। ठीक है, यह सारी बातें मैं आपको अगले वीडियो में समझाऊंगा, के कक्षा क्यों कहा गया, एल क्यों कहा गया, एम क्यों कहा गया। ठीक है, तो जो कोर कक्षा है वो कौन सी हो जाएगी, के कक्षा, और एल कक्षा को हमने क्या नाम दिया, कोर कक्षा का नाम दिया, क्योंकि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन पूरे तरीके से भरे हुए हैं। अब इसी कोर कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं उन्हें हम कोर इलेक्ट्रॉन का नाम देंगे। इन्हीं कोर कक्षा में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉनों को हम कौन से इलेक्ट्रॉन का नाम देंगे, कोर इलेक्ट्रॉन का यहाँ पर नाम देंगे। तो यहाँ पर के इलेक्ट्रॉन कितने आते हैं, 2, एल में कितने आएंगे, 8। तो टोटल मिलाकर ये जो संख्या होगी वो कितनी हो जाएगी आपका, 10 हो जाएगी। तो जो कोर इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी, 10। कोर कक्षा कितनी होगी, 2, कौन कौन सी, के और एल। और कोर इलेक्ट्रॉन जो इस के अंदर 2 पाए जाते हैं, एल के अंदर 8 पाए जाते हैं। तो टोटल मिलाकर कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे आपके, 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अब इसके बाद जो हम तीसरा पॉइंट निकालना सीखेंगे वो तीसरा पॉइंट होगा संयोजी कक्षा का। जी हाँ, ध्यान से सुनिएगा। तीसरा जो हम पॉइंट निकालना सीखेंगे, इस कक्षा को हम कौन सी कक्षा कहते हैं, संयोजी कक्षा के नाम से जानते हैं। अब वो कक्षा जिसमें इलेक्ट्रॉन आना बाकी है, अभी और भी पॉसिबिलिटीज है। ऑक्टेट रूल को फॉलो करेंगे, अष्टक नियम को, अष्टक रूल के अनुसार कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं उसी को हम कौन सी कक्षा बोलेंगे, संयोजी कक्षा बोलेंगे। अब आप ध्यान दीजिए, जो के कक्षा है वो तो 2 से भर चुकी है, जो एल कक्षा है वो कितने से भर चुकी है, 8 से। लेकिन एम कक्षा जो है इसमें आने कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए थे, 8। अष्टक रूल के अनुसार 8 आते हैं आपका। मुझे पता है कि बोरबरी के नियम के अनुसार 18 आते हैं, लेकिन हमको यहाँ पर अष्टक नियम को फॉलो करना है। तो कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे आपके, 8। कितने हैं, केवल यहाँ पर 2 ही है। इसका मतलब 6 इलेक्ट्रॉन और भी आ सकते हैं। इसका मतलब जो एम कक्षा है वो किस प्रकार की कक्षा हो जाएगी आपकी, संयोजी कक्षा के नाम से जानी जाएगी। जो एम कक्षा है उसमें अभी और भी इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, इसलिए इस कक्षा को हम कौन सी इलेक्ट्रॉन कहेंगे, कौन सी कक्षा कहेंगे, संयोजी कक्षा के नाम से जानेंगे। अब जब हमने कोर कक्षा निकाला था तो इलेक्ट्रॉन निकाले थे, तो यहाँ पर भी सेम तरीका, हम यहाँ पर भी किसको निकालेंगे, संयोजी इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे। तो यहाँ पर जो संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी यहाँ पर
जो संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी तो वो इलेक्ट्रॉन जो संयोजी कक्षा में होंगे। अब कितने हैं, पहला ये रहा, दूसरा ये रहा, तो यहाँ पर तो संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या हो जाएगी, वो कितनी हो जाएगी आपका 2। आई होप आपको ये 4 पॉइंट निकालने बहुत आसानी से आए होंगे। मैं एक बार फिर से एग्जांपल लेके समझाता हूं आपको। हम मैग्नीशियम की बात कर रहे हैं, मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है आपका 12। अब कोर कक्षा वो कक्षा जो इलेक्ट्रॉन से पूरे तरीके से क्या कर चुकी है, भर चुकी है, इसी कक्षा को हम कोर कक्षा कहते हैं। वो कक्षा कौन कौन सी है, के और एल। के की कैपेसिटी 2 इलेक्ट्रॉन की है तो 2 इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं। एल की कैपेसिटी 8 इलेक्ट्रॉन की है, वो 8 इलेक्ट्रॉन में ऑलरेडी क्या आ चुके, इसलिए के और एल कौन सी कक्षा हो जाएगी आपका, कोर कक्षा हो जाएगी। कोर कक्षा के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं उन्हीं इलेक्ट्रॉनों को हम क्या कहेंगे, कोर इलेक्ट्रॉन का नाम देंगे। तो जो पहली कक्षा उसमें कितने आए थे 2, एल में कितने आए थे 8, तो टोटल मिलाकर संख्या कितनी हो जाएगी आपका 10, तो 10 कोर कक्षा कहलाएगी, आपका कोर इलेक्ट्रॉन कहलाएंगे। अब जो कक्षा जो बची है, वो कक्षा जो बची है जिसमें इलेक्ट्रॉन आने की अभी भी संभावना है, अभी भी जगह है, ऐसी कक्षा को अपन क्या नाम देंगे, संयोजी कक्षा। इस कंडीशन में कौन सी कक्षा हो जाएगी, एम कक्षा कौन सी कहलाएगी आपका, संयोजी कक्षा कहलाएगी। और तीसरा संयोजी इलेक्ट्रॉन, उस अंतिम कक्षा में पाए गए इलेक्ट्रॉनों को हम कौन से इलेक्ट्रॉन का नाम दिया जाएगा, संयोजी इलेक्ट्रॉन का नाम देंगे। इतनी बात आई होप आपको समझ में आएगी। अब थोड़ा सा ध्यान से चीज समझिएगा, क्योंकि यहाँ से हम थोड़ा और चीजें को बढ़ाने वाले हैं। अब इसी संयोजी इलेक्ट्रॉन से ध्यान दीजिएगा, इसी संयोजी इलेक्ट्रॉन के माध्यम से हम सामने वाले को धातु या अधातु का पता लगा सकते हैं। और किस पता लगा सकते हैं, चीजों को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। अगर किसी भी परमाणु की बाहरी कक्षा में, मैंने आपको ये बात धातु अधातु पढ़ते समय बताई थी कि अगर 1, 2 और 3 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं, अगर किसी भी परमाणु की सबसे बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या अगर या तो 1 होती है या 2 होती है या 3 होती है, तो वो जो तत्व होगा वो तत्व क्या होगा, धातु के नाम से जाना जाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या 5, 6 या 7 हो जाती है तो वो जो तत्व है वो अधातु के नाम से जाना जाएगा। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या फिक्स कितनी हो जाती है 4 सॉरी, तो इसलिए उसे हम उपधातु का नाम देंगे। मेरी बात फिर समझिए, आपको ध्यान देना है किसके ऊपर, संयोजी इलेक्ट्रॉन के ऊपर। अगर संयोजी इलेक्ट्रॉन की जो संख्या है, अगर संयोजी इलेक्ट्रॉन की जो संख्या है वो अगर क्या आ जाती है, 1 आ जाती है, 2 आ जाती है या 3 आ जाती है, तो सामने वाला तत्व जो है वो क्या कहलाएगा, आपका धातु कहलाएगा। वहीं अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या 5, 6 और 7 आ जाती है तो जो सामने वाला तत्व है वो क्या कहलाएगा, आपका धातु कहलाएगा। अब हम मैग्नीशियम का एग्जांपल समझते हैं। मैग्नीशियम के एग्जांपल में परमाणु संख्या कितनी है, आपका इलेक्ट्रॉन संख्या कितनी है 2, और हमने कहा है कि अगर 2 होता है तो क्या कहलाएगा आपका धातु। इसका मतलब हम ये बात कंफर्म कर सकते हैं कि मैग्नीशियम जो है वो अपने आप में क्या है, धातु है। मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉनों का क्या कर देगा, त्याग कर देगा। और ये बात हमने कल की वीडियो में समझी थी, याद करो। अगर हम किसी के ऊपर 2+ चार्ज लिखते हैं तो प्लस वाला हमेशा इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, आपका त्यागेगा। तो 1 वाला ही त्यागेगा, 2 वाला त्यागेगा, 3 वाला त्यागेगा, 5 वाला हमेशा ग्रहण करेगा। 5 वाला होगा तो 3 को ग्रहण करेगा, 6 वाला होगा तो 2 को ग्रहण करेगा, और 7 वाला होगा तो 1 को ग्रहण करेगा। ग्रहण करने वाले को ही हम हमेशा क्या कहते हैं, अधातु के नाम जानते हैं। तो आई होप आपको ये सारी बात समझ में आई होगी। तो हमने संयोजी इलेक्ट्रॉन से ही कई चीज निकालनी, हमने पता कर लिया कि सामने वाला जो तत्व है वो धातु है या अधातु है। मैं मैग्नीशियम के अलावा भी दूसरा एग्जांपल लेके मैं आपको सॉल्व करना सिखाऊंगा, चिंता बिल्कुल नहीं कीजिए। मैं अभी आपका एक बेस बनाने का प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है। अब इसी संयोजी इलेक्ट्रॉन से हम एक चीज और निकाल सकते हैं। इसी संयोजी इलेक्ट्रॉन से हम संयोजकता का पता लगा सकते हैं, जिसका काम हमको आगे की क्लासेस में पढ़ने वाला है, ठीक है। तो मैं आपको संयोजकता निकालना सिखाता हूं। यहाँ देखिए, ध्यान दीजिए आपका थोड़ा सा। तो संयोजकता होती है वो भी संयोजी इलेक्ट्रॉन से ही निकलेगी। तो संयोजकता होती है वो भी हम संयोजी इलेक्ट्रॉन के माध्यम से ही पता करेंगे। ध्यान से समझिएगा, अगर संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 1, 2, 3 या 4 होती है, तो अगर यही संख्या है तो यही आपकी क्या हो जाएगी, संयोजकता भी कहलाएगी। संयोजकता का अर्थ होता है कि सामने वाला जो तत्व है वो कितने इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा या कितने इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करेगा। त्याग करेगा, ग्रहण करेगा, इस बात का पता धातु अधातु से चलेगा। लेकिन अगर हमको खाली संख्या पता करनी है कि वो सामने वाला जो तत्व है वो कितने इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, तो इस बात की जानकारी हम किससे पता करेंगे, संयोजकता से। और संयोजकता निकालने के लिए हम किसका यूज करेंगे, संयोजी इलेक्ट्रॉन का। अगर संयोजी इलेक्ट्रॉन 1, 2, 3 या 4 है तो एज इट इज वही क्या हो जाएगी, उसकी संयोजकता मानी जाएगी। लेकिन अगर यही संख्या 5 से ज्यादा आती है तो आपको संख्या 8 में से घटानी पड़ेगी। जैसे अगर मान लो 5, 6 और 7 आ जाता है तो ये संयोजकता नहीं होगी, आपको 8 में से 5 घटाना पड़ेगा, संयोजकता आएगी कितनी, 3।
आपको 8 में से 6 घटाना पड़ेगा, अगर 6 हुई तो संयोजकता कितनी आएगी आपका 2, और आपको 8 में से 7 घटाना पड़ेगा, संयोजकता कितनी आएगी आपका 1 आएगी। अगर आप ना मैग्नीशियम के एग्जांपल के तौर पर बात करें तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे 2 हो जाएंगे। अब अगर संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने हैं आपके 2 हैं, इसका मतलब 1 और 2 यही आ गया। तो इसका मतलब हमारा जो पांचवा पॉइंट बनेगा, हमारा जो पांचवा पॉइंट बनेगा वो पॉइंट क्या बना है आपका संयोजकता का बना है, और यही संयोजकता कितनी हो जाएगी आपका 2। और छठा पॉइंट में एक और बना दो अगर अपने मन से कि जो मैग्नीशियम है वो क्या है धातु है, क्योंकि वो भी हमने इसी से तो पता किया है कि वो क्या होता है आपका धातु होता है। तो हमने यहाँ पर 6 चीजें कौन कौन सी, कोर कक्षा क्या होती है, कोर इलेक्ट्रॉन क्या होता है, संयोजी कक्षा क्या होती है, संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होता है, संयोजकता क्या होती है, और ये धातु, हमने 1 2 3 4 5 6 चीजें निकालना यहाँ पर सीख चुके हैं। और ये सारी की सारी हमने केवल और केवल कैसे पता किया, मैग्नीशियम से पता किया। एक आखिरी चीज और मैं आपको निकालना सिखाना चाहूंगा, ध्यान सुनिएगा। अगर आखिरी चीज जो होती है हम चार्ज का पता लगाते हैं। चार्ज का मतलब ये होता है कि आयन कितने हमका धन आयन है कि ऋण आयन है, और कितना धन आयन है और कितना ऋण आयन है। ध्यान दीजिए, चार्ज निकालने के लिए आप सबसे बढ़िया जो आपकी संयोजकता आई है, एक तो वो आप ऐसा कैसे लिख दीजिए, जो आपकी संयोजकता आई है आप उसको वैसा का वैसा लिख सकते हैं। जैसे यहाँ के मैग्नीशियम की अवस्था में जो संयोजकता आई थी वो कितनी आई थी आपका 2, तो एक तो आप लिख दीजिए ऐसा कैसा चार्ज हो जाएगा आपका, लेकिन चार्ज तो होता है प्लस या माइनस। अब अगर आपने यहाँ पता किया है, अगर आपने संयोजक इलेक्ट्रॉन से पता किया है कि सामने वाला तत्व धातु है, तो अगर धातु आता है तो आप यहाँ पर क्या लगा देंगे प्लस लगा देंगे। अगर यहाँ पर अधातु आ जाता है तो हम इस प्लस की जगह पर क्या लगा देंगे माइनस यहाँ पर लगा देंगे। तो हमने इसी से एक चीज और निकालना सीखा कि सामने वाले तत्व के ऊपर चार्ज क्या होगा। इनमें से कोई भी चीज आपके एग्जाम में किसी भी रूप में यहाँ पर आ सकती है। कोर कक्षा, कोर इलेक्ट्रॉन, संयोजी कक्षा, संयोजी इलेक्ट्रॉन, संयोजकता क्या होती है, धातु है कि अधातु है, और उसके ऊपर लगने वाला चार्ज। आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आई होगी। चलिए अब मैं एक दूसरा एग्जांपल लेकर भी आपके सामने चीजें समझाने का प्रयास करूंगा, तो आप चीजों को ध्यान से सुनिएगा। और एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दूंगा, आप सभी को कमेंट सेक्शन में उसके सारे के सारे पॉइंट यहाँ पर बताने पड़ेंगे। अगर आप सभी वो पॉइंट बता देते हो तो मेरी तरफ से आपको ऑनलाइन एक चॉकलेट दी जाएगी। ठीक है, कमेंट सेक्शन में मैं चॉकलेट का फोटो भेज दूंगा, तो वो आपके लिए क्या हो जाएगा एक गिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, और देखते हैं कि सबसे पहले आंसर उस क्वेश्चन का कौन देता है। अब इस क्वेश्चन को रफ करके हम कोई दूसरे क्वेश्चन का एग्जाम्पल लेते हैं ताकि चीजों को अच्छे तरीके से समझ पाए। अब यहाँ पर हम जो एग्जाम्पल लेते हैं तो एग्जाम्पल लेते हैं सल्फर का। जो सल्फर है उसका परमाणु क्रमांक कितना होता है 16, ताकि हम चीजों को आसानी समझ पाए। अब हम सल्फर का क्या बनाएंगे परमाणु बनाएंगे, तो बीचों बीच कौन होता है नाभिक। नाभिक के बाद तो पहली कक्षा और दूसरी कक्षा कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। 16 में से कितने हो गए 2 हो गए। अगला कौन बनाएंगे आपका, अगले में कितना आएंगे 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 और कितने हो जाएंगे 8। तो अगली कक्षा में कितने हो गए 8 हो गए। एक कक्षा और बनेगी क्योंकि हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे 6 बचे। तो अगली कक्षा में कितने आएंगे 6, 1 2 3 4 5 6। अब कितने इलेक्ट्रॉनों की और यहाँ पर जगह है, तो आप कहेंगे साहब आपने बताया था ऑक्टेट रूल, ऑक्टेट रूल के अनुसार यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं 2 इलेक्ट्रॉन और आ सकते हैं। इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉनों की यहाँ पर जगह बची। अब इसी नियम को हम फॉलो करेंगे। चलिए एक एक करके निकालना सीखते हैं। याद कीजिए पहली कक्षा कौन सी होती है के, अगली कक्षा क्या बोलेंगे एल, और तीसरी कक्षा को हम क्या कहेंगे एम के नाम से आनेंगे। चलिए अब जो कोर कक्षा है मैंने अभी बताया आपको, कोर कक्षा वो कक्षा जो पूरे तरीके से इलेक्ट्रॉन से भर चुकी है। तो यहाँ पर के पूरे तरीके से भर चुकी है, एल पूरे तरीके से भर चुकी है। इसका मतलब जो कोर कक्षा हो जाएगी वो के हो जाएगी और कौन सी हो जाएगी आपका एल हो जाएगी। दूसरा इसी के और एल कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे उसी इलेक्ट्रॉनों को हम कौन से इलेक्ट्रॉन बोलेंगे कोर इलेक्ट्रॉन। तो के में कितने मिलते हैं 2, एल मिलते हैं 8, टोटल मिलाकर कितने हो जाएंगे आपके 10 हो जाएंगे। तो यहाँ पर कोर इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी आपका 10 हो जाएगी। तीसरा हम संयोजी कक्षा की बात करें, संयोजी कक्षा उस कक्षा को बोलते हैं जिसमें अभी इलेक्ट्रॉन आने की जगह है, मतलब सबसे बाहरी कक्षा। तो सबसे बाहरी कक्षा कौन सी हो जाएगी आपका एम हो जाएगी। तो हम यहाँ पर नाम किसका लिखेंगे एम का यहाँ पर नाम लिखेंगे। अगला इसी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे उस इलेक्ट्रॉन को हम संयोजी इलेक्ट्रॉन बोलेंगे। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी आपका 6 यहाँ पर हो जाएगी। आई होप कम से कम आप ये 4 चीजें तो बहुत आसानी से निकालना सीख चुके होंगे मेरे हिसाब से आपका। चलिए अब हम पता करते हैं कि सामने वाला धातु है क्या धातु है। तो इसके लिए मैंने आपको अभी तरीका बताया कि संयोजी इलेक्ट्रॉन आपको देखने होंगे। अगर संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने आते हैं 1 2 3 आता है तो सामने वाला तत्व क्या कहलाएगा धातु। अगर 4 आ जाता है तो सामने वाला तत्व कहलाएगा उपधातु। लेकिन अगर 5 6 और 7 आता है तो सामने वाला तत्व किस नाम से जाना जाएगा अधातु के नाम से जाना जाएगा। अब पता करते हैं यहाँ पर संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे आपका 6। अब ध्यान दीजिए क्या 1 2 3 है, नहीं है, इसका मतलब धातु नहीं है। 5 6 है, जी हाँ सब आपने बताया कि संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे आपके 6 हो जाएंगे। इसका मतलब जो सल्फर है वो अपने आप में क्या है
अधातु है। हमको एक बात और पता चली, तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि सल्फर धातु ना होकर क्या हो जाएगी, अधातु यहाँ पर हो जाएगी। तो ये हो जाएगी हमारी कौन सी, छठवीं चीज। अब हम पता करते हैं संयोजकता के बारे में। ये देखिए अभी मैंने बताया आपको, संयोजी इलेक्ट्रॉन से ही हम किस चीज को ज्ञात करेंगे, संयोजकता को ज्ञात करेंगे। अब जो संयोजकता होगी वो संयोजी इलेक्ट्रॉन से पता चलेगी। अब संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6 है। ये देखिए अगर 5, 6 और 7 होती है तो वो 8 में से घटानी पड़ेगी। अब जब 6 को आप 8 में से घटाओगे तो संयोजकता कितने की हो जाएगी, 2। इसका मतलब सल्फर को 2 इलेक्ट्रॉनों की और क्या है, आवश्यकता है। या तो वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा या त्यागेगा, और ग्रहण करेगा त्यागेगा इस बात का पता किससे चलेगा, हमको चार्ज से चलेगा। चार्ज निकालने के लिए मैंने आपको भी बताया, चार्ज निकालने के लिए कुछ नहीं करना है, जो संयोजकता का नंबर है वैसे कैसे लिख दीजिए। तो संयोजकता कितनी आई आपका, 2 आई। अब धातु आया कि अधातु आया, हमको पता है कि अगर धातु आएगा तो इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, त्यागेगा मतलब क्या आएगा, प्लस आएगा। अधातु आया मतलब इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ग्रहण करेगा। यहाँ पर आ क्या रहा है, अधातु आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। इसका मतलब सल्फर को अपनी बाहरी कक्षा पूरी करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है, 2 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है। आई होप आपको फिर से ये 7 पॉइंट बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। मैं एक बार पीछे हटता हूं, आप इस पूरे वीडियो का या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसको अच्छे से समझिए। कोई भी डाउट आ रहा है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आपको किसी भी प्रकार का डाउट है प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं उस डाउट को सॉल्व करने का बिल्कुल यहाँ पर प्रयास करूंगा। और मैं आपको 2 क्वेश्चन होमवर्क में दूंगा, वो दोनों क्वेश्चन आपसे बने, जितने जने अभी तक वीडियो देख रहे हैं उन 2 क्वेश्चन का जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, ठीक है। आप बिल्कुल भी अपने प्रति मक्कारी मत कीजिएगा। जो होमवर्क दिया जाएगा मैं आपको डेली वीडियो में होमवर्क दूंगा, वो होमवर्क आपको ईमानदारी से सॉल्व करना पड़ेगा। आई होप आपको ये 7 पॉइंट निकालना आएंगे। चलिए अब मैं आपको 2 क्वेश्चन देता हूं होमवर्क के लिए, इस होमवर्क को आप बिल्कुल यहाँ पर सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। कोई भी दिक्कत आए तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं, नीचे इंस्टाग्राम आईडी मेंशन कर दी है, आप इंस्टाग्राम पर आकर भी यहाँ पर डाउट पूछ सकते हैं। आपके डाउट को सॉल्व करने का बिल्कुल यहाँ पर प्रयास किया जाएगा। तो जिसने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी नीचे, और वहां जाकर भी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे मैं आपको लेटेस्ट जो भी अपडेट होता होगा उस अपडेट के बारे में जानकारी देता रहूंगा। कोई नोट्स होते हैं मैं नोट्स भी प्रोवाइड कर दूंगा। चलिए आपका अगला पहला क्वेश्चन है, आपका पहला क्वेश्चन है लिथियम। जी हाँ, लिथियम का परमाणु क्रमांक कितना होगा, 3। आपको इस लिथियम के बारे में यही 7 पॉइंट, यही 7 पॉइंट कौन कौन से, कोर कक्षा, कोर इलेक्ट्रॉन, संयोजी कक्षा, संयोजी इलेक्ट्रॉन और संयोजकता, और साथ ही धातु है कि अधातु है, और लास्ट में निकलेगा क्या, चार्ज। ये सारे क्वेश्चन आंसर चाहिए मुझे। दूसरा ऑक्सीजन परमाणु क्रमांक होता है कितना, 8। दूसरा क्वेश्चन ये रहेगा। तीसरा क्वेश्चन एक और ले लीजिए, तीसरा क्वेश्चन एक और ले लीजिए आप, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 13। अभी तो मैं आपको परमाणु क्रमांक दे रहा हूं, लेकिन थोड़े समय बाद मैं आपको परमाणु क्रमांक देना बंद कर दूंगा, क्योंकि आपको 30 तक परमाणु क्रमांक सभी को याद होने चाहिए, बहुत जरूरी है। तो आपको लिथियम की 7 चीज निकालनी है, ऑक्सीजन के बारे में 7 चीज आप निकालेंगे, और एल्यूमिनियम के बारे में भी आप ये तीनों सारी की सारी चीज निकालेंगे, ठीक है। ये 3 क्वेश्चन के जवाब आपको कमेंट सेक्शन में जरूर देने हैं। अभी तक आप वीडियो देख रहे हैं, वीडियो अगर आपको पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।